हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब तो आप लोगों का एक महीने से भी कम रह गया है, सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा अकाउंट्स का टॉपिक चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, जिसमें मैंने आपको जब ये टॉपिक शुरू किया था तो पहली ही क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इस टॉपिक का पूरा जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है, जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका 8 मार्क्स का आता है, 7 से 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, तो उस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। एक एक चीज जो है वो हम सीखेंगे। तो वैसे ही किया मैंने, आपकी 4 क्लासेस अब तक कर ली हैं, जिसमें चारों क्लासेस में मैंने आपको एक एक स्टेप जो है वो सिखाया है। पहली क्लास आपको सिखाया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गुडविल का जो वैल्यूएशन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसके अलग अलग केसेस होते हैं। और इससे पिछली क्लास यानी कि जो 4th क्लास हमारी इस चैप्टर की थी, उसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन के बारे में बताया। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक पूरा का पूरा जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और फाइनली हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हियर इज आवर क्वेश्चन। A and B are share the profits of a business in the ratio of 5:3। A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3 है। दे एडमिट C, उन्होंने C का एडमिशन किया अपने फॉर्म में, और वो C जो है वो कितने शेयर से आया, वो 1/4 शेयर से आया। ठीक है, और ये जो 1/4 शेयर है इसको कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं ए और बी, इक्वली कर रहे हैं। तो यहीं से समझ जाओ कि ए और बी का कंट्रीब्यूशन अगर इक्वल है, दैट मीन्स कि आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है, जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो क्या है, वो आपका है 1:1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या समझे कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो का पता चल गया है ना। वो हमें किस चीज में काम आएगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो चलिए, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन की डेट पर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। क्या बैलेंस शीट थी, इधर लाइबिलिटीज लिखी हुई हैं, लाइबिलिटीज साइड में पहले लिखी होती हैं कैपिटल, तो आपकी ए की और बी की कैपिटल लिखी है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और क्रेडिटर्स है, और आपका प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, असेट साइड में मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है और बैंक है, और आपकी बैलेंस शीट का टोटल है 86,000। तो चलिए आगे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो जो सी का एडमिशन हुआ वो किस किस टर्म्स पर हुआ, क्या क्या टर्म्स थी। पहली जो शर्त थी वो ये थी कि सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। यानी कि जो सी है, जो न्यू पार्टनर है, वो अपने एडमिशन पर जब आएगा तो वो 30,000 रुपए लेकर आएगा। उसमें 30,000 में कैपिटल भी है और गुडविल भी है, यानी कि ये दोनों का जो अमाउंट है वो इकट्ठा ही अमाउंट है, कैपिटल और गुडविल का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। और देखो, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये गुडविल का पॉइंट है। गुडविल समझाया था ना, अलग से क्लास ली थी गुडविल की, तो ये गुडविल का ही पॉइंट है। देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर, और सुपर प्रॉफिट पिछले 4 सालों का जो सुपर प्रॉफिट है उसके बेसिस पर। देखो क्या उसके लिए क्या चाहिए, हमें सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होता है,
क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 सालों का 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 12,000। तो सिंपल है बहुत, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा, है ना। चलिए डिटेल में बात करेंगे। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। समझाया था रिवैल्यूएशन की क्लास में, क्या होता है अंडर वैल्यू, क्या होता है ओवर वैल्यू, है ना। यानी अंडर वैल्यू का मतलब है कि फर्नीचर जो है ना, यहां पर लिखा है अंडर वैल्यूड बाय, यानी कि जो फर्नीचर की वैल्यू लिखी हुई है वो 12,000 कम लिखी हुई है। हमें 12,000 और बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, यानी हमारी एसेट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000, यानी कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो कम होकर कितनी हो जाएगी? कम होकर वो 13,000 हो जाएगी। यानी हमें देखना पड़ेगा कि पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी। पहले थी 15,000, अब कितनी हो जाएगी? 13,000, यानी कि 2,000 रुपए जो है वो असेट की वैल्यू में डिक्रीज हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 1,000 रुपीज, यानी जो हमारा पीएफ है, जो हमारी लाइबिलिटी है प्रोविडेंट फंड, वो 1,000 रुपए बढ़ गया है ना, लाइबिलिटी बढ़ गई है हमारी। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 रुपीज, यानी कि जो क्रेडिटर्स है ना 6,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे बुक्स में, यानी कि ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अल्टीमेटली ये भी क्या हो रही है? लाइबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। यानी फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर एन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करना है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद बनाना है जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हमें बनानी है एक बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट जो होगी वो तीनों ही पार्टनर्स की होगी, यानी कि ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स की होगी क्या? बैलेंस शीट, है ना। चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए स्टूडेंट्स वापस से वही क्लास रिमाइंड करिए जिसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, यानी कि इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाएं, लाइबिलिटीज जो है अगर वो बढ़ जाएं और अगर असेट्स जो है वो कम हो जाए, तो दोनों ही केस में क्या है? हमारा लॉस है। तो जो ये लॉस होता है ये कहाँ लिखा जाता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और इसी का ही उल्टा केस है। क्या उल्टा केस है? कि अगर जो लाइबिलिटीज हैं वो अगर कम हो जाएं और असेट अगर बढ़ जाएं, इंक्रीज हो जाएं, तो ये क्या है बताओ? ये है आपका प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट होता है तो कौन सी साइड लिखते हैं बताओ? क्रेडिट साइड लिखते हैं, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो शर्तें थी उनके हिसाब से कहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। देखो फर्नीचर है अंडर वैल्यू है 12,000 से, तो इसका मतलब ये तो हमारे 12,000 का जो असेट है वो बढ़ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे फर्नीचर बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000, है ना। फर्नीचर कितना अमाउंट से बढ़ जाएगा? 12,000 से। नेक्स्ट है कि स्टॉक जो है वो अब 13,000 का हो गया, पहले कितने का था? 15 का था। तो यानी कि 15 माइनस 13,000, 15 माइनस 13,000 यानी कि 2,000, है ना। तो 2,000 रुपए हम कहाँ लिखेंगे? टू स्टॉक अकाउंट 2,000, है ना। असेट कम हो रही है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि प्रोविडेंट फंड जो है ना वो 1,000 रुपए से बढ़ गया है। तो 1,000 रुपए से बढ़ा है यानी लाइबिलिटी बढ़ी है, तो किधर आएगा? टू प्रोविडेंट फंड 1,000। चलिए इसके बाद एक हमारी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, यानी कि लाइबिलिटी थी जो बढ़ गई है, तो किधर आएगी? वो भी डेबिट साइड आएगी। तो टू क्रेडिटर्स 6,000। तो देखो स्टूडेंट्स इधर का टोटल क्या है? 2 + 1 3 + 6
9,000 और इधर का टोटल है 12,000, तो किधर का ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड का। तो दोनों साइड पे हमने 12,000 और 12,000 लिख लिया। 12 में से 3 जाएंगे तो कितना हजार बचा, 3,000। तो यानी कि रिवैल्यूएशन पे हमें क्या हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो क्या है, 5:3। कौन से पार्टनर्स थे पहले, ए और बी। तो 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने किस रेशो में, 5:3 में। कौन सी रेशो में बताओ, 5:3 में, है ना। चलिए अब हम आगे, ये हुआ हमारा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम जो पार्टनर्स थे हमारे, उनके कैपिटल को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखो क्या कैपिटल था दोनों पार्टनर्स का, ए का था 40,000, बी का था 30,000। तो यानी कि ए का 40 और बी का 30। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा क्या मतलब है इसका, ये कैसा रिजर्व है, ये वर्कमैन कंपनसेशन प्रॉफिट में से ही साइड में रखा हुआ वो पैसा होता है। मान लीजिए किसी मजदूर को चोट लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको पैसा देने के लिए, है ना, एक अलग से रिजर्व क्रिएट किया जाता है कि अगर वर्कमैन को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग जो पैसा देंगे अपनी फर्म में से वो इसी रिजर्व्स में से दे देंगे, है ना। अब देखिए साल पूरा हो गया, एडमिशन का टाइम आ गया, मतलब किसी नए पार्टनर का हम लोग एडमिशन करने जा रहे हैं और उस टाइम तक कोई भी क्लेम जो है नहीं आया, यानी कि सारे जो भी वर्कमैन वहां पर हैं वो सब के सब ठीक हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम नए आने वाले पार्टनर को तो उसका बेनिफिट देंगे नहीं, उस पैसे को हम नए पार्टनर को क्यों देंगे, वो तो हमारे ही प्रॉफिट का हिस्सा है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने अपने ही प्रॉफिट में से रखा हुआ अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, है ना। नए पार्टनर से तो कोई लेना देना नहीं है इसका। तो हम क्या करते हैं, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यानी कि 4,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 2,500 और 1,500। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, देखो क्रेडिटर्स को तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, क्रेडिटर्स को तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, ना ही प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट भी उनके कैपिटल अकाउंट में भेज दीजिए जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, यानी कि ए है और बी है। ठीक है, अब चलिए सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं इसमें जो भी लिखी हुई थी। अब हमारा जो नया पार्टनर आया है वो कितना पैसा गुडविल और कैपिटल का लेकर आया है उसके बारे में बात कर ली जाए थोड़ी, है ना। तो चलिए पहले उसकी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। वैसे मैंने आपको समझाया था शॉर्ट में कि हमें सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट करनी है और सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 20,000 माइनस 12,000 तो कितना आया, 8,000। और गुडविल कितने ईयर्स की परचेज के बेसिस पर कैलकुलेट करनी है, 3 ईयर्स की। बताओ कितने ईयर्स की परचेज, 3 ईयर्स की, है ना। तो अब क्या करोगे, अब आप 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। अच्छा अब ये बताओ, ये जो 24,000 है ये तो पूरे फर्म का गुडविल निकाला है ना हमने। किसका निकाला है ये गुडविल, ये तो हमने पूरे फर्म का गुडविल निकाला है। अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें सी का हिस्सा इसमें से निकालना है। तो कहाँ है सी, बताओ। सी ये रहा, और सी कितने उससे आया था, 1/4 शेयर से, है ना। सी किससे आया था बताओ, यहाँ पर लिखा है देखो, 1/4 शेयर से, है ना। तो चलो अब क्या करते हैं, इसका 1/4 निकालते हैं 24,000 का। तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 6,000 आएगा, है ना। तो यानी कि 6,000 को मैंने शुरू में क्या बताया था बताओ, सैक्रिफाइस रेशो बताया था ना,
क्या लिखा था उसमें, शुरू में ही क्या लिखा था उसमें, शुरू में ही लिखा था कि जो पार्टनर्स है ना वो क्या करते हैं, वो इक्वली क्या करेंगे, अपना हिस्सा जो है सेक्रीफाइस करेंगे सी के लिए। तो यानी कि जो रेशो होगा, सेक्रीफाइस रेशो, वो होगा 1:1। तो 6,000 का आधा आधा कितना आया बताओ, 3,000 और 3,000। तो यानी कि ये जो गुडविल आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 3,000 ए को मिलेगा और 3,000 बी को मिलेगा। अब एक और पॉइंट था, देखो ध्यान से, यहां पर शुरू में फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोला है, देखो यहां पर कि सी जो है ना वो 30,000 रुपए लेकर आया और इसमें कैपिटल भी है और गुडविल भी है। देखो क्या बोला है, यहां से ध्यान दो, कैपिटल भी है और गुडविल भी है। तो यानी कि गुडविल तो अभी हमने पता किया कि गुडविल तो 6,000 लेकर आया है। तो 30,000 में से जब 6,000 वो गुडविल के लेकर आया है तो बचे हुए 24,000 वो किसके लेकर आया होगा, बोलो किसके लेकर आया होगा, कैपिटल के, है ना। तो यानी कि ये जो 24,000 है ये हम लिख देंगे बाय बैंक। आपने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री की थी ना, जब कैपिटल लेकर आता है नया पार्टनर तो उसको कौन से अकाउंट से डेबिट करते हैं, बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में लिख देंगे कितने, 24,000 रुपए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो कैपिटल अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट में है वो हो जाती हैं। इधर साइड कुछ नहीं आया, डेबिट साइड क्या आता, डेबिट साइड वो आता अगर आपका कोई इधर जो आपकी बैलेंस शीट है ना, अगर आपकी बैलेंस शीट में कुछ इधर साइड लिखा होता, या तो गुडविल लिखा होता या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इधर साइड आपके लिखे होते तो वो आता, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इस सब को ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, इसका सब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35,625। और सी तो बेचारा अभी नया नया आया है तो उसका तो सिर्फ कैपिटल है ना। तो ये सारा जो है इधर लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कहाँ लेकर जाना है, कहाँ कैरी करना है इस बैलेंस को, बताओ, बैलेंस शीट में, है ना। चलो बच्चों अब हम करते हैं अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर। अच्छा चलिए क्या करते हैं बैलेंस शीट में, अब जो नई फिगर्स आई है ना हमारे एसेट और लायबिलिटी की वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट की तरफ। तो देखो पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे कितने के, 2,000 के। उसके बाद क्या हुआ था, हमारे जो 6,000 के क्रेडिटर हमें और नए पता चले थे, तो अब हमारे क्रेडिटर कितने के हो गए बताओ, 8,000 के, है ना। और जो प्रोविडेंट फंड था वो भी तो हमारा क्या हुआ था, वो भी तो हमारा बढ़ गया था ना 1,000। तो देखो कितने का था ये, हमारा प्रोविडेंट फंड 10,000 का था और फिर क्या हो गया था, ये भी हमारा 1,000 बढ़ गया था। तो यानी कि अब हमारा जो प्रोविडेंट फंड है वो कितने का हो गया, 11,000 का हो गया। और हमारे जो ए है और जो बी है और जो सी है इनका ये बैलेंस जो है कहाँ से आया है, कैपिटल अकाउंट से। अभी तो बताया था कि कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में। तो ये तीनों ही बैलेंस हमारे आ जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। ए की कैपिटल, बी की और सी की कैपिटल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपनी कौन सी साइड, असेट साइड में। तो असेट साइड में हमारी मशीनरी थी 30,000 की जिसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है, तो हम अपनी मशीनरी को एज इट इज लिखेंगे 30,000 की, ठीक है। चलिए इसके बाद वापस से चलते हैं कहां पर, हमारे पास फर्नीचर था। देखो फर्नीचर में कोई चेंज आया था क्या, जी हाँ, फर्नीचर में तो हमारी 12,000 की वैल्यू बढ़नी है। और कितनी वैल्यू थी हमारी बताओ फर्नीचर की, 20,000। और 20,000 में 12,000 अभी और बढ़ने हैं, तो यानी कि 20 + 12 32,000। अब स्टॉक पे चलते हैं। तो जो हमारा स्टॉक था वो कितने का था, 15,000 का था और 2,000 रुपए से कम हो गया था। यानी कि अब हमारा जो स्टॉक है वो कितने का हो गया बताओ, 13,000 रुपए का, है ना, 13,000 का हो गया। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं डेटर्स। डेटर्स में तो कोई चेंज नहीं आया है, आई थिंक डेटर्स तो 15 के ही थे हमारे, यस डेटर्स तो हमारे 15,000 के ही थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैंक था उसमें 6,000 रुपए थे, है ना, बैंक में 6,000 रुपए थे, लेकिन अब बैंक में और कितने रुपए आ गए हैं बताओ? 24,000, क्योंकि नया पार्टनर लेकर आया है ना। तो नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आया है? कैपिटल में 24,000। और बैंक में और कितने पैसे थे? पहले कितने पैसे थे? 6,000 थे। तो ये तो हुए कितने बताओ? 30,000 हुए। और 6,000 कौन से हैं? और 6,000 और कौन से हैं बताओ? गुडविल के। गुडविल का पैसा पहले कहाँ आया? फर्म में आया ना, तभी तो पुराने पार्टनर्स को मिला। यानी टोटल पैसा बताओ कितना लेकर आया था नया पार्टनर? टोटल पैसा कितना लेकर आया था? टोटल पैसा 30,000 लेकर आया था ना, और 6,000 पहले से ही बैंक बैलेंस था हमारा। तो फर्म के बैंक बैलेंस कितना हो गया फर्म का बताओ? 36,000, है ना। इन सब का टोटल करिए और इन सब का टोटल करिए, यानी कि लाइबिलिटी का टोटल करिए और असेट का। तो आपका जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। अगर आपका ये बैलेंस जो है मैच होता है तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है ना। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो अगर आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका बैलेंस मैच नहीं करता, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं पर कोई गलती तो कर दी है ना, या रिवैल्यूएशन में, या कैपिटल अकाउंट में, या फिर गुडविल के वैल्यूएशन में, वॉट एवर मे बी द रीजन, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है कि एडमिशन का जो पूरा क्वेश्चन है, फुल लेंथ क्वेश्चन है, वो हमें कैसे सॉल्व करना है ना। ऐसे ही हम लोग जो है थोड़े थोड़े नए टॉपिक्स होते हैं एडमिशन में, तो उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हम 2 से 3 क्लासेस जो है अभी और करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो थोड़ा, उसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको हिडन गुडविल के बारे में। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें गुडविल दी ही नहीं होती, तो जब गुडविल नहीं दी होती तो फिर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आपको एक नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अकाउंट्स से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए अच्छे से, और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में और 4 चांद लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।